नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो स्कूल कॉलेज की किताबों और असल जिंदगी की ठोकरों के बीच के फर्क को दिखाती है। हम्म। ये एक ऐसे लड़के का सफर है जो एकेडमिक प्रेशर और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीच अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। आज की चर्चा का मकसद उन लाइफ स्किल्स को समझना है जो हमें क्लासरूम में नहीं सिखाए जाते, जैसे कम्युनिकेशन, मनी मैनेजमेंट। और सबसे जरूरी मेंटल हेल्थ को संभालना। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सीधी सादी सक्सेस स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी फेलियर्स के बारे में है, शर्मिंदगी के बारे में है, और सीखने की उस लंबी प्रक्रिया के बारे में है जिससे गुजरकर कोई अपनी पहचान बनाता है। इसका कोर आइडिया यही है कि असली ज्ञान शायद किताबों से ज्यादा अनुभवों में और हमारी गलतियों में छिपा होता है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे अपनी कमियों को मानना ही आगे बढ़ने का पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम हो सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा नौजवान जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो अपने ही परिवार में एक आउटसाइडर जैसा महसूस करता है, जहां उसके सारे भाई बहन और कजिन्स टॉपर हैं। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां हर कोई 90% से ऊपर ला रहा है। और उसके आते हैं सिर्फ 43%। ओह, तो उससे वो घर का बेकार बच्चा होने वाली फीलिंग आने लगती है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। जब आपके घर में हर कोई 90% वाला हो, तो आपका 43% सिर्फ एक फेल ग्रेड नहीं है, वो एक तरह का पहचान पत्र बन जाता है। पहचान पत्र, बिल्कुल। ये है हमारे घर का नालायक बच्चा। हाँ, और ये सीधा आपके सेल्फ वर्थ पर हमला करता है। उस उम्र में आप अपनी पहचान इन्हीं नंबरों से बनाने लगते हैं। इसी फीलिंग से बचने के लिए वो पढ़ाई से भागकर स्पोर्ट्स में अपनी पहचान खोजने की कोशिश करता है। अच्छा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वो वहां भी बस एवरेज है, कोई खास टैलेंट नहीं है। यहाँ तक कि अंग्रेजी सीखने के लिए भी वो लिंकिन पार्क बैंड के गाने सुनता था, ताकि कूल भी लगे और भाषा भी सीख जाए। अरे वाह! अंग्रेजी सीखने के लिए नंब और इन दी एंड सुनना। ये तो डिप्रेशन का नुस्खा ज्यादा लग रहा है, पर चलो जो भी काम कर जाए। ये जो अलग अलग चीजों में हाथ आजमाने की कोशिश है, जिसे लोग अक्सर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन कहकर मजाक उड़ाते हैं, हाँ, असल में वो सेल्फ डिस्कवरी का एक बहुत जरूरी प्रोसेस है। सही बात है। हर साल एक नया करियर चुनना, कभी गिटारिस्ट, कभी डीजे, कभी ट्रेडर, ये दिखाता है कि वो ट्रेडिशनल रास्तों में फिट नहीं हो रहा था और अपने लिए कुछ ज्यादा मीनिंगफुल ढूंढ रहा था। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प आइडिया सामने आता है कि जिंदगी एक बुफे की तरह है। कैसे? आपको अपनी पसंदीदा चीज खोजने के लिए अलग अलग डिशेस ट्राई करनी ही पड़ेंगी। आप इंतजार नहीं कर सकते कि कोई आपकी प्लेट में आपकी फेवरेट डिश लाकर परोस देगा। मतलब आपको खुद उठकर उसे ढूंढना होगा। बिल्कुल। हाँ, और इसी खोज के दौरान सोशल एक्सेप्टेंस, यानी दोस्तों के बीच कूल दिखने की चाहत, अक्सर लोगों से ऐसी गलतियां करवाती है जो जिंदगी भर का सबक बन जाती हैं। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद दर्दनाक मोड़ शुरू होता है। अच्छा। बिल्कुल। ये घटना है लाइक फॉर राज कमेंट फॉर दुबई वाली। ये क्या है? 11वीं 12वीं क्लास का समय, जब पॉपुलर होना ही सब कुछ होता है। हाँ, वो तो है। इसी चाहत में कहानी का हीरो एक झूठी कहानी बना देता है कि वो छुट्टियों में दुबई गया था और वो दोस्तों को दुबई की बड़ी बड़ी मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है। अरे बाप रे! मुझे तो ये समझ नहीं आता, क्या किसी ने उससे कोई सबूत नहीं मांगा? कोई फोटो, कोई टिकट? यही तो कमाल की बात है। उस उम्र में कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा सबूत होता है ना? हाँ, शायद। उसने इतनी कन्विंसिंग कहानियां सुनाई, इतने डिटेल्स दिए कि किसी ने सवाल ही नहीं किया। ये दिखाता है कि लोग अक्सर असलियत से ज्यादा एक अच्छी कहानी पर यकीन करना पसंद करते हैं। खासकर जब वो कहानी सुनने में मजेदार हो। बिल्कुल। वाह! एक झूठ ने उसे वो सब कुछ दे दिया जो वो हमेशा से चाहता था। पॉपुलैरिटी, दोस्त। हाँ, कुछ समय के लिए। वो अचानक से स्कूल में पॉपुलर हो जाता है, लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन ये शोहरत ज्यादा दिन नहीं टिकती। जाहिर है। एक दिन उसके ही चचेरे भाई ने सबके सामने सच खोल दिया। ओह, तो फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसका मजाक उड़ने लगा, मीम्स बनने लगे और उसे एक निकनेम मिल गया, दुबई। दुबई? हाँ, और ये सिर्फ एक मजाक नहीं रहा होगा, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। ये उस गहरी मानवीय इच्छा को दिखाता है कि हम सब एक्सेप्ट होना चाहते हैं, और जब वही एक्सेप्टेंस अचानक अपमान में बदल जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। शिक्षक, जूनियर्स, हर कोई उसे दुबई कहकर चिढ़ाने लगा। वो स्कूल में पूरी तरह अकेला पड़ गया।
ये अकेलापन इतना बढ़ गया कि वो डिप्रेशन में चला गया। ये घटना उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट थी। जिसने उसे बाहरी दिखावे और असली सेल्फ वर्थ के बीच के फर्क के बारे में सोचने पर मजबूर किया। बिल्कुल। उसे समझ आया कि झूठ के सहारे मिली इज्जत कितनी खोखली होती है। तो मतलब जब वो बिल्कुल टूट चुका था, अकेला था, तभी शायद पहली बार उसने असलियत का सामना किया। हाँ, और यहीं से उसके बदलाव की कहानी शुरू होती है। जब कोई इंसान अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है तो उसके पास ऊपर उठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। बिल्कुल। दुबई वाली घटना के बाद उसने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया, अपनी कमियों को स्वीकार करने का। अच्छा। एक सीधा सा विचार जो सुनने में आसान है पर करने में बहुत मुश्किल। यू सक, एडमिट इट। यानी ये मानना कि हाँ, मैं इस चीज में कमजोर हूँ। हाँ, जब तक आप ये मानते नहीं, आप खुद को सुधार ही नहीं सकते। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग या तो फेल होने के डर से कुछ नया ट्राई ही नहीं करते, या फिर वो सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें वो पहले से अच्छे हैं। हाँ, ताकि उन्हें कभी अपनी कमजोरी का सामना ही ना करना पड़े। दोनों ही एटीट्यूड्स ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सही कहा। यहाँ एक और जरूरी बात है, ये जानना कि कब किसी चीज को छोड़ देना है। मतलब गिव अप करना? हाँ, एक तरह से अगर कोई चीज बार बार कोशिश के बाद भी काम नहीं कर रही तो उसे पकड़कर बैठे रहना बेवकूफी है। उसे छोड़कर नई अपॉर्चुनिटीज खोजना एक स्ट्रांग और स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। लेखक ने अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे एक पब्लिक स्पीच के दौरान वो अपनी लाइंस भूल गया। उस पल में ये मानना कि मैं नर्वस हूँ, ये मेरी तैयारी कम थी, बहुत हिम्मत का काम है। और यही एक्सेप्टेंस सुधार का दरवाजा खोलता है। और एक बार जब उसने अपनी कमियों को मान लिया, तब उसने सोचना बंद किया और कुछ करने का फैसला किया। यहीं से शायद वो सबसे पावरफुल प्रिंसिपल सामने आता है, बिल्ड, डोंट टॉक। एकदम सही। ज्यादा सोचना एक जेल की तरह है जिसमें आपकी सफलता कैद है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, डिश वॉशिंग जेल बनाने का। दिलचस्प। उसने बाजार में मौजूद प्रोडक्ट्स को देखा, उनकी कमियों को समझा और घर पर ही एक्सपेरिमेंट करके एक लिक्विड जेल तैयार किया। मतलब उसने एक और सिद्धांत का इस्तेमाल किया, नया करने की बजाय नकल करो, कॉपी डोंट क्रिएट। हाँ, उसने कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं बनाया, बस मौजूदा चीज को बेहतर बनाने की कोशिश की। ये आइडिया थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में ज्यादातर महान आइडियाज मौजूदा विचारों को मिलाकर ही बनते हैं। जैसे एप्पल ने पहला स्मार्टफोन नहीं बनाया था, उन्होंने बस उसे बेहतर बनाया। बिल्कुल। तो उसके पास प्रोडक्ट का आइडिया तो था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, ना पैसे थे, ना एक्सपीरियंस और ना ही कोई इंडस्ट्री कनेक्शन। तो उसने क्या किया? यहाँ उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, जिसे वो कहता है द पावर ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट। इसका मतलब सिर्फ मदद मांगना नहीं है, इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं सीखने को तैयार हूँ। बिल्कुल। जब आप इस एटीट्यूड के साथ किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो लोग सिखाने के लिए आगे आते हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। उसने इसे भीख मांगना कहा है, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से। अच्छा। उसने लिंक्डइन पर कई इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को मैसेज भेजे, अपनी कहानी बताई और मदद मांगी। और क्या किसी ने जवाब दिया? ज्यादातर ने इग्नोर किया, लेकिन वो लगा रहा। अंत में एक अनुभवी सलाहकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। और यहाँ एक दिलचस्प शर्त थी, उस सलाहकार ने पैसे नहीं मांगे बल्कि भविष्य के मुनाफे में 20% की हिस्सेदारी मांगी। वाह! ये दिखाता है कि जब आपके आइडिया में दम होता है तो लोग उस पर अपना समय और अनुभव इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। ये इस बात का भी सबूत है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा बड़ी फंडिंग की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। उस सलाहकार की मदद से उसने अपना प्रोडक्ट बेहतर बनाया, कॉलेज में मुफ्त सैंपल बांटे और जल्द ही उसे हॉस्टल और मेस से ऑर्डर मिलने लगे। और इस तरह वो अपने कॉलेज का डिशवॉश किंग बन गया। हाँ। एक मिनट, डिशवॉश किंग तो बन गया, लेकिन क्या इससे पैसे भी बने? हाँ, बनने लगे थे। क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है, पैसा कमाना और दौलत बनाना के बीच। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? पैसा कमाना मतलब आपकी एक्टिव इनकम, जैसे सैलरी या आपके बिजनेस का डेली प्रॉफिट। लेकिन दौलत बनाने का मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तब भी जब आप सो रहे हों। इसका मतलब है एसेट्स बनाना। अच्छा। उस लड़के ने जो भी कमाया उसे उड़ाने के बजाय अपनी आय का 20% से 30% लगातार इन्वेस्ट करने की आदत डाली। ये सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। बिल्कुल। और एक और सिद्धांत जो इसकी यात्रा में दिखता है वो है लक्ष्यों पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देना। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट गोल्स। सिर्फ ये सोचना कि मुझे सफल होना है काफी नहीं है।
बिल्कुल। सफलता अच्छी आदतों का नतीजा होती है। अगर आप रोज 1% भी बेहतर होते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। सही बात है। उसने हर रोज सैंपल बांटे, फीडबैक लिया, प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया, उसने प्रोसेस पर फोकस किया और सक्सेस उसका बाय प्रोडक्ट था। मंजिल जरूरी है, पर रोज सही दिशा में चलते रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी सिखाती है कि असली शिक्षा क्लासरूम की चार दीवारी के बाहर शुरू होती है। ये एकेडमिक ग्रेड्स के बारे में कम और जिंदगी के अनुभवों के बारे में ज्यादा है। अपनी कमियों को स्वीकारना, असफलता से सीखना, मदद मांगने में संकोच ना करना और सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन लेने पर ध्यान केंद्रित करना, यही पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की असली चाबी है। हाँ। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल, हम्म। क्या होगा अगर हम अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के मौके के रूप में देखें? बहुत गहरा सवाल है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, क्या वही हमें असाधारण बनने का रास्ता दिखा सकती है? इस सफर से निकले कुछ सिद्धांत हमेशा याद रखने लायक है। जीवन एक बुफे की तरह है, उठो और चुनो कि तुम्हें क्या चाहिए। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि हम कुछ चीजों में कमजोर हैं, हम बेहतर नहीं बन सकते। सोचना एक जेल की तरह है और आपकी सफलता कैदी है। और अंत में ये सवाल जो सोचने का तरीका बदल सकता है। आप या तो एक कंज्यूमर हैं या एक क्रिएटर।